Assalamualaikum. Our next topic from the general surgery is about the burn injuries. So classification of burns में से UQs आए हुए हैं. How would you classify the burns on the basis of depth of burn wound, and how will you classify burn wound on the basis of its depth? तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं from the book. Chapter number 13 of your book अब्दुल वहाब डोगर, burn injuries. बर्न होता क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए. इट इज़ अ टिश्यू इंजरी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एनर्जी इन एनी फॉर्म टू द एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी सर्फेसिस. या तो बाहर या अंदर बॉडी सर्फेसिस पे क्या हो रहा है, हीट लग रही है, थर्मल एनर्जी जो है वो उसकी एप्लीकेशन हो रही है. उसकी वजह से क्या हो रहा है कि टिश्यू इंजरी हो रही है इन द फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस. विच नेक्रोसिस? कोगुलेटिव नेक्रोसिस. कॉजेज़ क्या होंगे इसके बर्न्स के? फ्लेम्स हो सकते हैं, जैसे झूला जल रहा है उधर से किसी को आग लग गई. कॉन्टेक्ट द हॉट सोर्सेज हो सकते हैं, जो मतलब होता ही रहता है, नॉर्मल है. स्कॉल्ड्स हो सकते हैं विच इज़ एक्चुअली ड्यू टू लिक्विड्स. गर्म पानी गिर गया उसकी वजह से, और गर्म चाय गिर गई उसकी वजह से. फिर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो सकती है बर्न इंजरीज. बिजली लग गई किसी को, केमिकल्स गिर गए, फ्रिक्शन हो गया, रेडिएशंस हो गई. ठीक है, सो दे रिजल्ट इन बर्न इंजरीज. कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो है वो हो जाती है जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी, जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा डेप्थ होगी कोगुलेशन की. और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर के ऊपर भी डिपेंड करता है. जितना ज़्यादा एक्सपोजर का ड्यूरेशन होगा उतनी ज़्यादा डेप्थ होगी कोगुलेशन की. लोकल इफेक्ट्स ऑफ बर्न्स, आपको पता है जहाँ पे बर्न होता है वहाँ पर क्या होता है, सुपरफिशियल टिश्यू जो है वो उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, फ्लूइड लॉस हो जाता है. उसकी वजह से क्या होता है, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं और फ्लूइड लॉस होता है. और कितना होता है, 15 ml पर मीटर स्क्वायर ऑफ द बॉडी सरफेस पर आवर टू एज मच एज 200 ml पर मिलीमीटर स्क्वायर ऑफ द बॉडी सरफेस पर आवर. जितनी ज़्यादा डीपर इंजरी होती जाएगी उतना ज़्यादा जो है वो कोगुलेशन बढ़ता जाएगा और एस्कार फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि हम देखेंगे आगे क्या होता है. जब एपिडर्मिस जो है वो उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो आपको लगता है वहाँ पर बैक्टीरिया आएंगे. बिल्कुल. तो बैक्टीरियल इन्वेजन होगी, कंटामिनेशन होगी और पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल सकेगा विच विल रिजल्ट इन सेप्सिस. तो ये है कि सुपरफिशियल टिश्यू लॉस होगा, फ्लूइड लॉस होगा, उसकी जैसे ब्लिस्टर्स बनेंगे. डीपर इंजरी होगी तो तो एस्कार बनेगा और बैक्टीरिया इन्वेड करेंगे और सेप्सिस करेंगे. ठीक है. उसके बाद आता है रीजनल इफेक्ट्स ऑफ बर्न्स. सर्कुलेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, जब लिम्ब के ऊपर इतनी ज़्यादा जो बर्न होगा तो क्या होगा, वहाँ पे एडिमा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, वेन्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. उसकी वजह से क्या होगा, एशकार बन जाएगा. एशकार जो है वो एक सर्कमफ्रेंशियल ऐसे सर्कल सा बर्न टिश्यू होता है जो कि डिस्टेंड नहीं करता, एक जगह बन जाता है. और मसल कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी हो जाता है, जो हम देखेंगे क्या होता है. फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स कंपार्टमेंट्स जो इफेक्ट होते हैं, तो सर्कुलेशन इफेक्ट हो रही है. सर्कुलेशन में क्या है, एडिमा हो रहा है और एशकार बन रहा है, मसल कंपार्टमेंट सिंड्रोम. रेस्पिरेशन में क्या होगा, अगर वो जो इतनी ज़्यादा फ्लेम है, आग लगी हुई है, उसकी हॉट गैसेस निकल रही हैं, वो क्या करेंगी, अगर इनहेल कर लेंगे तो क्या होगा, नोज, टंग, लैरिंक्स, वो सारे जो है वो उनको बर्न होगा. फिर स्वेलिंग हो जाएगी, एयरवे ब्लॉक हो जाएगा, एपिथेलियम स्लफ ऑफ होना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा. पॉइजनस गैसेस जो हैं वो भी प्रोड्यूस हो रही होती है, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ द मोस्ट कॉमन. ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट ख़राब हो जाएगी, जिसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि हमें उन पेशेंट को प्योर ऑक्सीजन जो है वो देना पड़ेगा. अगर वो नहीं हम ट्रीट करते तो डेथ हो जाएगी, अगर 60% तक इनहेल कर लिया पॉइजनस गैसेस को. केमिकल ह्यूमनाइटिस भी हो सकता है. तो ये रीजनल इफेक्ट्स ऑफ बर्न्स ऑन द सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन. ठीक है. सिस्टेमिक इफेक्ट्स क्या होते हैं बर्न्स के, सर्कुलेशन पे और जीआईटी पे. सिस्टेमिक इफेक्ट्स क्या होंगे, क्योंकि फ्लूइड जो है वो कैपिलरी से निकल के बाहर आ रहा है, उसकी वजह से एडिमा हो जाएगा, हाइपोवोलेमिया हो जाएगा अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा. जीआईटी में क्या होगा, क्योंकि जीआईटी को ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा, क्योंकि फ्लूइड तो सारा लीक होके कहाँ आ गया, स्पेसेस में, तो इस्कीमिया हो जाएगा गट, जिसकी वजह से क्या होगा, गट काम करेगी नहीं, उसकी मोटिलिटी ख़राब होगी, बिल्कुल होगी. एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगी, न्यूट्रिएंट्स की नहीं होगी, तो पेशेंट क्या हो जाएगा, मैलनरिश हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल होगा.
ठीक है। फिर वहाँ पे जो गट के बैक्टीरिया थे वो भी अपनी जगह से निकल के बाहर आ जाएंगे, सेप्सिस करेंगे और स्टमक में जो है वो अल्सरेशन हो जाएगी, जिसको हम कर्लिंग अल्सर्स कहते हैं। इसके अलावा मेलन्यूट्रिशन होगी बिल्कुल, क्योंकि जब बर्न होता है तो मेटाबॉलिक रेट बॉडी का ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कैलोरीज जो है वो ज़्यादा लगती हैं, जिसकी वजह से एक दिन में 7000 कैलोरीज जो हैं वो लॉस होंगी। वेट लॉस जो है वो 0.5 kg का जो है वो होना शुरू हो जाता है डेली। रेस्पिरेटरी इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे? रीनल फेलियर और रेस्पिरेटरी इफ़ेक्ट्स में देख लिया क्या होते हैं, कैसे हमारा सारा रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ जाता है। रीनल में क्या होगा? किडनी में उसको ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा तो क्या होगा? रीनल फेलियर हो जाएगा ड्यू टू हाइपोवोलेमिया। मसल्स की मोयोग्लोबिन निकल के जब रीनल में किडनी में जाएगी तो क्या होगा? उसकी डक्ट्स बंद हो जाएंगी, ट्यूब्यूल्स, तो मायोग्लोबिन यूरिया होगा, उसकी वजह से किडनी खराब होगी। सेप्सिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ एपिडर्मिस की वजह से बैक्टीरिया अंदर आ जाएंगे तो सेप्सिस हो जाएगी पूरी बॉडी में। लेट इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं बर्न के? आपको पता है, स्कार बन जाता है, कॉन्ट्रैक्चर बन सकता है, डिसेबिलिटी हो सकती है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है। तो ये था कि इफ़ेक्ट्स ऑफ बर्न्स क्या हैं। सबसे पहले हमने देखा कि बर्न जो है उसके लोकल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, वहाँ पे एडेमा हो जाएगा, स्कार बन जाएगा। या रीजनल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि सर्कुलेशन का कैसे इफ़ेक्ट होगी, और सर्कुलेशन इफेक्ट होगी और रेस्पिरेशन। और सिस्टेमिक इफेक्ट्स क्या होंगे? सर्कुलेशन पे क्या इफेक्ट होगा? हाइपोलीमिया हो जाएगा, जीआईटी पे कर्लिंग अल्सर्स बन जाएंगे, सारा कुछ सेप्सिस हो जाएगी, बैक्टीरिया गट के निकल के आ जाएंगे, तो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होगा तो बॉडी का वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, पेशेंट मैलनरिश हो जाएगा, रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स होंगे, रीनल इफेक्ट्स होंगे, किडनी शट डाउन हो जाएगी, सेप्सिस हो जाएगी। लेट इफेक्ट्स में ये सारा हो गया। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्स की। बर्न्स जो है वो पार्शियल थिकनेस भी हो सकते हैं, फुल थिकनेस भी हो सकते हैं। पार्शियल थिकनेस फर्दर डिवाइडेड होता है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस और डीप पार्शियल थिकनेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्शियल थिकनेस बर्न की। पार्शियल थिकनेस कैन बी, ये आपका यूक्यू बार बार आया हुआ है कि अभी हमने डिस्कस भी किया, क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्स, ठीक है। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस में क्या होता है कि एपिडर्मिस और डर्मिस जो है वो इन्वॉल्व होती है अप टू पिपिलरी लेयर, ठीक है। मैं इसकी पिक्चर दिखाती हूँ आपको। इसमें आपने नोट करना है, ये देखिए ऊपर वाली लेयर कौन सी? एपिडर्मिस है, डर्मिस है और हाइपोडर्मिस है। ये वाली जो आपको लेयर नज़र आ रही है ना, ये मैंने पिंक से हाईलाइट किया, दिस इज़ पेपिलरी लेयर ऑफ डर्मिस, ठीक है। अगर तुम्हारा बर्न जो है वो एपिडर्मिस और डर्मिस को पिपिलरी लेयर तक इन्वॉल्व करता है, दिस इज़ सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। फिर डीप पार्शियल थिकनेस बर्न्स में क्या होता है कि डर्मिस की जो दूसरी लेयर होती है, रेटिकुलरिस लेयर, वो भी इन्वॉल्व हो जाती है। और फुल थिकनेस में क्या होता है, सारी की सारी डर्मिस इन्वॉल्व हो जाती है। तो अगर पिपिलरी लेयर इन्वॉल्व हुई है तो पार्शियल थिकनेस सुपरफिशियल, और अगर रेटिकुलर लेयर भी इन्वॉल्व हो गई है तो जो है पार्शियल थिकनेस डीप, और अगर सारी की सारी डर्मिस भी इन्वॉल्व हो गई है तो दिस इज़ द फुल थिकनेस बर्न, ठीक हो गया। ये आपको क्या नज़र आ रहा है? ये जो बना हुआ है, दिस इज़ ब्लिस्टर। ये कब बनता है? जब के सुपरफिशियल बर्न होता है तो फिर ब्लिस्टर बनता है, ठीक है। आपको वेजल्स किस में नज़र आ रही हैं? डर्मिस के अंदर, ये वाली, और नर्व्स भी आपकी जो है वो डर्मिस के अंदर होती हैं। अगर सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है तो आपको लगता है नर्व्स और वेजल्स को कुछ होगा, और अगर डीप इन्वॉल्व हो रहा है तो आपको लगता है होगा, ठीक है। ये भी हम देखते हैं। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस में क्या होता है? एपिडर्मिस और डर्मिस की पिपिलरी लेयर इन्वॉल्व होती है, ब्लिस्टर्स बनते हैं, रेडनेस होती है, और क्योंकि नीचे वाली डर्मिस ठीक है तो ऑब्वियसली वो पिंक कलर की हमें मॉइस्ट सी नज़र आएगी। तो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कैपिलरीज बिल्कुल ठीक होंगी, और क्योंकि पार्शियल थिकनेस है, नीचे कैपिलरीज बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा ऑब्वियसली नर्व्स जो है वो नीचे हैं, ऊपर तो नहीं है ना, तो इस वजह से नर्व सेंसेशन भी बिल्कुल ठीक होंगी, तो पिन प्रिक सेंसेशन भी नॉर्मल रहेंगी। तो जब हम ये करेंगे ब्लैंचिंग ऑन प्रेशर की वजह से हमें पता चलेगा कि प्रेशर देने से ब्लैंच करें, इसका मतलब कैपिलरीज ठीक है और पिन प्रिक सेंसेशंस भी ठीक है, इसका मतलब कि ये पार्शियल थिकनेस है, फुल थिकनेस बर्न नहीं है, ठीक है। और क्योंकि नर्व्स ठीक है इस वजह से ये पेनफुल होता है, क्योंकि नर्व्स ठीक हैं, सेंसेशंस कर रही हैं। तो इसमें कोई जो है स्काररिंग नहीं होती कि सिर्फ ब्लिस्टर्स बनते हैं, रेडनेस होती है, सब कुछ ठीक होता है, और इसमें हमें कोई ट्रीटमेंट जो है वो नहीं करना पड़ता है सच, मतलब दवाइयों से ही हम ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है।
और फिर डीप पार्शियल थिकनेस होता है, इसमें डर्मिस जो है वो रेटिकुलर लेयर तक इन्वॉल्व हो जाती है और एपिडर्मिस सारी लॉस हो जाती है। और लेकिन इसमें और उसमें क्या डिफरेंस होता है कि सुपरफिशियल पार्शियल में क्या था कि डर्मिस रेड कलर की मॉइस्ट नज़र आ रही थी, यहाँ पे वो मॉइस्ट नहीं हमें नज़र आएगी, ड्राई ड्राई सी नज़र आएगी क्योंकि डर्मिस जो है वो नीचे तक इन्वॉल्व हो गई है, ठीक है, रेटिकुलर लेयर तक इन्वॉल्व हो गई है। उसके बाद कलर जो है यहाँ पे क्योंकि कैपिलरीज भी डैमेज हो रही है ना, तो कलर जो है वो ब्लैंच नहीं करेगा और सेंसेशंस पहले की निस्बत कम हो जाएंगी, लेकिन पेशेंट जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेगा कि ये ब्लड प्रेशर है या शार्प प्रेशर है, ठीक है। और जो है इसमें 3 या 3 से ज़्यादा हफ्ते लगते हैं ठीक होने के लिए, और इसमें ना हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग होती है। तो पार्शियल थिकनेस में जो सुपरफिशियल था उसमें कोई स्कारिंग नहीं थी, खुद ब खुद ठीक हो गया था। यहाँ पे हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग होती है, वो जो था वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो रहा था सुपरफिशियल पार्शियल, और ये वाला जो है ना इट टेक्स मोर देन 3 वीक्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फुल थिकनेस बर्न। फुल थिकनेस बर्न में क्या है कि सारी की सारी डर्मिस डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इस वजह से ना कोई मॉइस्ट कुछ भी नज़र आता है, हार्ड लेदरी फील आती है, स्किन जो है ब्लैक हो जाती है, चार्ड ब्लैक हो जाती है। और क्योंकि नीचे से वेजल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो इस वजह से क्या होता है कि वो थ्रोम्बोस वेजल्स हमें नज़र आ सकती हैं, ख़राब हुई हुई वेजल्स। और क्योंकि यहाँ पे नर्व्स डैमेज हो गई हैं तो पेशेंट कम्प्लीटली एनेस्थेसाइज हो जाता है, मतलब कुछ भी फील नहीं करता। इसमें हमें सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है, और इसमें हम ग्राफ्टिंग या फ्लैप यूज़ करते हैं, जो हम अलग से प्लास्टिक सर्जरी में देखेंगे ग्राफ्ट और फ्लैप क्या होते हैं, ठीक है। तो हमें समझ आई कि सुपरफिशियल पार्शियल में जो है हमें सर्जरी नहीं करनी पड़ रही थी, यहाँ पे हमें सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि ऑब्वियसली इतना ज़्यादा डैमेज हुआ है, ठीक है। उसके बाद ना हम कहते हैं प्रोग्नोसिस किस पर डिपेंड करता है। देखिए आपको पता है सेवेरिटी ऑफ बर्न किसके ऊपर डिपेंड करता है। एक बूढ़े बंदे की बर्न हुई है और एक छोटे बच्चे की बर्न हुई है और एक दरमियाने बर्न की, तो किसकी ज़्यादा खतरा है? ऑब्वियसली एक्सट्रीम ऑफ एजेस में मसला होगा। इस तरह कोई पर्सन है जिसको पहले से हार्ट डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, उसमें ज़्यादा मसला होगा कि एक नॉर्मल बंदा उसके अंदर मसला होगा ऑब्वियसली उसमें, ठीक है। तो ये बेसिस ही होती है। तो परसेंटेज कितनी बॉडी सरफेस इन्वॉल्व हुई है, बर्न कितना हुआ है, अगर किसी का सारी बॉडी जल गई है तो उसमें ज़्यादा मसला होगा, जिसका एक हाथ जला है उसमें कम मसला होगा ऑब्वियसली। तो परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस उसके ऊपर डिपेंड करता है प्रोग्नोसिस। इसी तरह हम अगर तो इन्हेलेशनल इंजरी हुई है ना, मतलब कि उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो गया, फिर तो बस गया बंदा, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ और वो गया बंदा, ठीक है। तो इन्हेलेशनल प्रॉब्लम जो है वो बहुत बैड प्रोग्नोसिस की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। डेप्थ ऑफ बर्न, ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ज़्यादा मसला होगा बर्न का। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अगर जितना इन्वॉल्व होगा उतना ज़्यादा मसला होगा। सर्कमफ्रेंशियल बर्न मतलब एशकार बन गया, और एशकार कब बनता है मैंने आपको बताया था, जब डीप बर्न हो, ठीक है। ब्लैक कलर का सर्कमफ्रेंशियल सब ब्लैक बन जाता है, चार्ड एरिया, तो उसका मतलब डीप बर्न है, वो भी मसले की बात है। अंडर द एज ऑफ 2 years एंड मोर देन 60 years ऑब्वियसली मसला है। तो सरफेस एरिया कितना इन्वॉल्व हुआ है, डेप्थ कितनी है, इन्हेलेशनल बर्न तो नहीं है, रेस्पिरेटरी मसल्स तो नहीं इन्वॉल्व हो गए, एशकार तो नहीं बन गया, एज कौन सी है, कोमोबिडिटीज़ तो नहीं है, उनके ऊपर डिपेंड करेगा हमारी सेवेरिटी ऑफ बर्न इंजरी, ठीक है। मोर्टेलिटी डिपेंड करती है साइज़ ऑफ बर्न, मतलब बॉडी सरफेस एरिया, बेसल जो है हमारा, और एज ऑफ पेशेंट, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मोर्टेलिटी इज़ इक्वल टू परसेंटेज BSA प्लस एज डिवाइड बाय 100, तो ये इसके ऊपर डायरेक्टली रिलेटेड होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन चीज़ों का। बॉडी सरफेस एरिया कितना इन्वॉल्व हुआ है और एज, ठीक है। जितनी ज़्यादा एज होगी उतना ज़्यादा मसला है, जितना ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया उतना ज़्यादा मसला है, उसके ऊपर मोर्टेलिटी डिपेंड करती है। हमने कब पेशेंट को बर्न सेंटर में रेफ़र करना है? अगर एक पेशेंट है जिसको सिर्फ ब्लिस्टर बना हुआ है, आपको लगता है उसको पकड़ के हमें भेजना चाहिए उसके अंदर बर्न सेंटर में? नहीं। अगर पेशेंट जो है बहुत बुरा है, कोमोबिडिटीज़ के साथ था और उसका बॉडी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, भेजना चाहिए बर्न सेंटर, बिल्कुल भेजना चाहिए। एशकार बना हुआ है, भेजना चाहिए। ओके, उसके अलावा इन्हेलेशनल बर्न है, भेजना चाहिए, बिल्कुल भेजना चाहिए। रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ है, भेजना चाहिए बर्न सेंटर में, बिल्कुल भेजना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ है। तो क्या है, एयरवे और इन्हेलेशनल इंजरी है, भेज दो,
फ्लूइड रिससिटेशन की ज़रूरत है, भेज दो। बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया, हाइपोवोलीमिया में पेशेंट जा रहे हैं, भेज दो। उसके बाद जो है ऐसे बर्न जिसमें सर्जरी रिक्वायर्ड है, भेज दो। कहाँ भेज दो? बर्न सेंटर में, ठीक है। पार्शियल थिकनेस से फुल थिकनेस बर्न है जिसमें 10% जो है बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, अंडर द एज ऑफ 10 ईयर्स और ओवर 50, भेज दो। पार्शियल थिकनेस फुल थिकनेस बर्न है और 20% जो है बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व हो गया है अदर एज ग्रुप्स में, तो भेज दो, ठीक है। वैसे 10% है लेकिन सब लोगों में 20% है। उसके बाद पहले से प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस थी, भेज दो। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस एरिया बर्न है, हैंड को, फीट, फेस, पेनियम, भेज दो। पेशेंट एक्सट्रीम्स ऑफ एज के हैं, भेज दो। नॉन एक्सीडेंटल इंजरी की सस्पिशन है, भेज दो। इलेक्ट्रिकल बर्न्स हुए हैं, एसिड बर्न हुआ है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का, भेज दो, ठीक है। मतलब ये वो चीज़ें आपको समझ आ रही हैं कि यार इन चीज़ों में ये बहुत ख़तरनाक हद तक जो है वो चीज़ें हैं। बॉडी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, इनलेशनल इंजरी है, बूढ़े हैं, फेस हैंड पेनियम इन्वॉल्व हुआ है, पहले से बीमार थे, इलेक्ट्रिकल बर्न्स हैं, एसिड बर्न्स हैं, भेज दो हॉस्पिटल, बर्न सेंटर एडमिट करो। सर्जरी की ज़रूरत है, भेज दो। फ्लूइड रिससिटेशन की भेज दो। प्री हॉस्पिटल केयर क्या है बर्न पेशेंट की? प्री हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल से पहले एक बर्न है, आप एक चले गए हो जी एक बिल्डिंग में, उधर आग लगी हुई है सारी बिल्डिंग में, ठीक है, और आपने जी लोगों को क्या करना है? हॉस्पिटल लेके जाना है। हॉस्पिटल लेने जाने तक आपने उनकी क्या केयर करनी है? कि आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो यार उनको बचाओ, वहाँ से रेस्क्यू करो। उसके बाद जी उनको जो आग लगी हुई है वो ख़त्म करनी है ना। रेस्क्यू कर लिया, आग लगी हुई है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो बेच तो मैं गया। सब रेस्क्यू करो ताकि वहाँ से जो इनहेलेशनल इंजरी ना हो, उनको निकाला। उनको आग लगी हुई है, उनको क्या करो? ड्रॉप एंड रोल करो, ठीक है। ड्रॉप एंड रोल से क्या होता है? नीचे गिरा के रोल करो, उससे आग जो है वो क्या आगे बुझेगी, ठीक है। फिर आपने क्या किया? आग बुझ गई, आपने जल्दी ABCDE के गाइडलाइंस के मुताबिक जो ATLS के चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो किया। अदर इंजरीज़ आपने देखी बॉडी में और कहाँ इंजरी है, ठीक है। जो वहाँ पे आग लगी हुई है उसके ऊपर पानी फेंको, उसको कूल करो 10 मिनट के लिए ताकि पेन भी कम हो। 150 डिग्रीज़ पे उसको कूल करना चाहिए। अगर ज़्यादा कर दिया तो हाइपोथर्मिया होगा और पेशेंट गया, ठीक है। उसको ऑक्सीजन दो, उसकी जो है बर्न लिम्स जो है उनको एलिवेट करो ताकि स्वेलिंग कम हो, ठीक है। तो ये सारी प्री हॉस्पिटल केयर क्या है? रेस्क्यू किया, ड्रॉप एंड रोल किया, उसकी आग मटाई, उसके बाद उसको कूल किया, उसके ABCDE गाइडलाइंस के मुताबिक किया, जो कि एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, ये सब कुछ चेक किया, एनवायरनमेंट देखा, कूल किया, हाइपोथर्मिया अवॉइड किया, ऑक्सीजन दी, उसके एलिवेशन की लिम्स की जहाँ पे स्वेलिंग हुई हुई है उसको कम करने के लिए। फिर जी आपने क्या किया? उसकी बर्न पेशेंट की जो है असेसमेंट की। असेसमेंट कैसे करनी है? बहुत ही आसान है। देखें, इमरजेंसी में आपके पास पेशेंट आए हैं बर्न के, सबसे पहले आपने प्राइमरी सर्वे किया ATLS के गाइडलाइंस के मुताबिक, और फिर सेकेंडरी सर्विस किया, जिसमें आप क्या करते हो? प्रॉपर्ली उसकी हिस्ट्री लेते हो, आपको पहले से कोई बीमारी तो नहीं थी, कोमोर्बिडिटीज़ तो नहीं थी, एज नोट करते हो, एग्जामिनेशन करते हो बॉडी की, कोई इंजरीज़ तो नहीं हुई हुई, इन्वेस्टिगेशंस जो हैं ये सारी हम करेंगे। तो आपने क्या किया? सबसे पहले एयरवे की असेसमेंट करनी है, क्योंकि अगर एयरवे की असेसमेंट पहले ना की और आप जो दूसरी चीज़ें पे पड़ गए तो जी सांस गया और बंदा गया, ठीक है। तो एयरवे असेसमेंट कर लिया, उसके बाद आपने बर्न एरिया की परसेंटेज नोट करनी है, उसके बाद आपने डेप्थ देखनी है, उसके बाद आपने सर्कमफ्रेंशियल बर्न देखना है, और उसके बाद आपने एसोसिएटेड इंजरीज़ देखनी है। सबसे पहले आता है एयरवे असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। कैसे करोगे आप एयरवे असेसमेंट मैनेजमेंट? जब आपको ATLS आता होगा, ATLS के चैप्टर में वो भी हमने देखना है, लेकिन जितना यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है उसको देखेंगे और ये बहुत ही आसान है, आपको आती होंगी। एयरवे कैसे देखनी है पेशेंट की? आपके पास पेशेंट सामने पड़ा हुआ है और आपको लग रहा है जी इसने हॉट गैसेस इसके मुंह में गई होंगी, इसने इनहेल की होंगी, तो आप क्या देखोगे? उसकी नोज़, उसका पैलेट, उसका टंग उठा के देखोगे, उसके लैरिंक्स के अंदर एडिमा चेक करोगे, उसकी कंप्लीट रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन को जो है देखोगे कि कहीं हुई तो नहीं हुई, एडिमा तो नहीं हुआ हुआ। ये सब कुछ कैसे पता चलेगा आपको कि इसको एडिमा हुआ हुआ है लैरिंक्स का? आप उस वक्त लेरेंजोस्कोप तो नहीं ना घुसाओगे देखने के लिए। ऑब्वियसली यू विल लुक फॉर वॉइस, ठीक है, नॉइज़।
उसकी वॉइस चेक करोगे, उसकी स्ट्राइडर, होर्सनेस तो नहीं है वॉइस में, एंजाइटी तो नहीं है पेशेंट को हो रहा, सांस में मसला तो नहीं हो रहा। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें होंगी तो यू विल सस्पेक्ट कि इसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम चल रही है। आपने वो सब कुछ देख लिया, उसके बाद आपने ईटीटी डाली उसको, यहाँ तक कि जो है 48 आवर्स तक स्वेलिंग चली गई, ठीक है। तो फिर अगर ये तो हमने तब करना है ना कि जब आपकी जो है वो अभी लेरेंजियल एडिमा जो है वो नहीं हुआ और आपने सस्पेक्ट कर रहे हो कि हो सकता है, तो फिर आपने ईटीटी डाली, ठीक है। अब आपने जो है वो क्रिकोथायरॉयडोटमी करनी है कि जब हमारी जो वो हो गई हुई है ना, मतलब लेरेंजियल एडिमा हो गया हुआ है, तो अब आप जो है वो इंट्यूबेशन नहीं कर सकते। अब आप क्या करोगे, क्रिकोथायरॉयडोटमी, ठीक है। लेरेंजियल वो जो था ना ईटीटी आपने वो मुंह के ज़रिए डालनी थी अंदर की तरफ। अब लेरेंजियल स्वेलिंग तो अगर नहीं हुई, एडिमा नहीं हुआ फिर तो आप डाल लोगे, लेकिन अगर एडिमा अंदर हुआ हुआ है और पीटीटी गुजार रहे हो तो वो तो नहीं जाएगी अंदर। तो अब जब एडिमा हो चुका है तो फिर आप क्या करोगे, आप मुंह के ज़रिए कुछ भी नहीं घुसाओगे, बाहर से सब कुछ करोगे। बाहर से आप क्या करोगे, क्रिकोथायरॉयडोटमी करोगे, वहाँ पे बाहर जो है गले में सुराख कर दोगे ताकि वहाँ से सांस जाए। तो ये चीज़ होती है और 24 घंटे के अंदर अंदर एडिमा होता है, उससे पहले आपने करना होता है। इनहेलेशनल इंजरी के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को उसी तरह ईटीटी डाल दिया, क्रिकोथायरॉयडोटमी कर दी, उसके बाद चेस्ट की फिजियोथेरेपी की, नेबुलाइजेशन की, ऑक्सीजन दी पेशेंट को, वेंटिलेशन दी, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन की, ये सब कुछ इस तरह से आप प्रिवेंट करोगे एयरवे असेसमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट से हम जो असेसमेंट ऑफ परसेंटेज बर्न करेंगे और फिर बाकी चीज़ें करेंगे। अभी तक हमने एयरवे को मैनेज कर लिया, प्री हॉस्पिटल केयर पेशेंट की कर ली और ये सारा कुछ।